हेलो बेटा, वेलकम टू अवंती फेलोज़। आज हम वेव ऑप्टिक्स का जो आपका चैप्टर टेस्ट हुआ था उसका वीडियो सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बिफोर प्रोसीडिंग एक बार आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूँ वेव ऑप्टिक्स के जो आते हैं। तो इन जनरल आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो इस चैप्टर से इन योर नीट एग्जाम। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड इन लास्ट 5 years इज 16। और इनमें से भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो YDSE यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपार्ट फ्रॉम दिस डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इन तीन टॉपिक में ही लगभग आपका जो क्वेश्चन आता है वो मोस्ट प्रोबेबली इन तीन टॉपिक से ही आया है अब तक। ठीक है, अब एक एक करके 40 क्वेश्चन है, सभी का सोल्यूशन एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं बेटा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है, इन ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लाइट ऑफ 500 न्यूटन इज यूज टू प्रोड्यूस एन इंटरफेरेंस पैटर्न व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट इज 0.05 mm, द एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज फॉर्म्ड ऑन द डिस्टेंट स्क्रीन इज क्लोज टू। तो एंगुलर विड्थ आपको निकालना है। ठीक है, तो गिवन डेटा एक बार लिख लेते हैं। तो गिवन डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, लेमडा इज गिवन एज 500 नैनोमीटर, तो वेवलेंथ 500 नैनोमीटर दे दी। स्लिट का जो गैप है वो दिया है 0.05 mm, और आपको एंगुलर विड्थ बतानी है। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू हमें पता है लेमडा बाई डी होता है, तो हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे सिंपली 500 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई डी 0.05 इंटू 10⁻⁻3। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, 0.01 वैल्यू आएगी, और इसको अगर डिग्री में कन्वर्ट करें तो आपका 0.57 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, तो ब्रूस्टर्स एंगल के बारे में। इफ़ द ब्रूस्टर्स एंगल ऑफ द लाइट प्रोपोगेटिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास इज थीटा बी, देन ब्रूस्टर्स एंगल फॉर द लाइट प्रोपोगेटिंग फ्रॉम द ग्लास टू एयर इज π/2 माइनस थीटा बी। ठीक है, तो अगर ब्रूस्टर्स एंगल की बात करें तो हमें पता है कि θ1 प्लस θ2 जो है वो π/2 होता है। ठीक है, और अब θ2 निकालें यहाँ से तो दैट विल बी π/2 माइनस θ1, और θ1 क्या दे रखा है यहाँ पर, θb के बराबर। तो ब्रूस्टर्स एंगल दे रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग फिर हमारा जो स्टेटमेंट 1 है वो सही हो जाता है, π/2 माइनस θb। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। द ब्रूस्टर्स एंगल फॉर द लाइट प्रोपगेटिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर इज tan इनवर्स म्यू जी। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का tan इनवर्स दे रखा है, ये आपकी स्टेटमेंट गलत है। तो स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। तो हमारा फिर ऑप्शन बी बिकम्स द राइट चॉइस फॉर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा। इन द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज विड्थ इज 12 mm, इफ द एंटायर अरेंजमेंट इज प्लेस्ड इन वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, देन द फ्रिंज विड्थ बिकम्स। ठीक है, तो फ्रिंज विड्थ पे क्या डिफरेंस आएगा, तो जब आप वाटर में डिप करोगे तो वहाँ पर लेमडा चेंज हो जाएगा, है ना, वेवलेंथ ऑफ द लाइट बिकॉज ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी सेम रहता है, लेमडा चेंज हो जाएगा। तो हमें क्या क्या दिया है, फ्रिंज विड्थ दे दिया 12 mm, और म्यू ऑफ वाटर इज गिवन एज 4/3। हमें फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला पता है, बीटा इज इक्वल टू लेमडा d/d। ठीक है, तो d इज द कैपिटल D इज द डिस्टेंस फ्रॉम द विड्थ फ्रॉम द फ्रिंज टू द स्क्रीन। ठीक है, अब यहाँ पर हमें पता है कि स्क्रीन तो सेम ही डिस्टेंस पे है और फ्रिंज विड्थ 12 mm दिया है। तो अगर मैं बीटा डैश निकालूँ व्हेन द apparatus इज डिप्ड इन वाटर, तो उसको लिख सकते हैं लेमडा डैश d/d। ठीक है, तो अगर बीटा डैश बाई बीटा निकालें कि चेंज इन विड्थ, तो वो आपका लेमडा डैश बाई लेमडा आ जाएगा, और लेमडा डैश बाई लेमडा को मैं लिख सकता हूँ, क्या लिखेंगे, 1/μ। ठीक है, तो ये आपका आ गया 3/4। तो बीटा डैश बाई बीटा इज 3/4। अब बीटा की वैल्यू इसमें पुट कर दूंगा तो न्यू फ्रिंज विड्थ विल बी 3/4 इंटू 12। ठीक है, 3/4 इंटू 12 ये आपका आ जाएगा 9 mm। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट चॉइस फॉर क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। व्हेन अनपोलराइज्ड बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट फ्रॉम एयर इनटू ग्लास एट द पोलराइजिंग एंगल, तो फिर क्या होगा। ठीक है, व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट बीम इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर इनटू ग्लास एट अ पोलराइजिंग एंगल, तो क्या होता है, जब पोलराइजिंग एंगल पर लाइट इंसिडेंट होती है किसी भी सरफेस पर, तो उस पर एक स्पेसिफिक एंगल पर वो 100% पोलराइज हो जाती है, रिफ्लेक्टेड लाइट बिकम्स 100% पोलराइज। तो इसी को ब्रूस्टर्स लॉ बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग फिर चॉइस ए इज करेक्ट। तो ब्रूस्टर्स लॉ की डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है कि द रिफ्लेक्टेड लाइट बिकम्स पोलराइज्ड 100% एट सम स्पेसिफिक एंगल, और वही एंगल क्या होता है, पोलराइजिंग एंगल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं।
In a Young's double slit experiment, if the width of the slit are in the ratio 4:9, ratio of intensity of maxima to intensity of minima will be. ठीक है, तो हम स्लिट विड्स को ना इंटेंसिटीज़ के फॉर्म में लिख सकते हैं. मान लो एक इंटेंसिटी I1 है, दूसरी I2 है, और इसी को लिख सकते हैं जो वैल्यू दी है 9/4. ठीक है, तो अब क्या करें, अब मुझे ये इसी को दोबारा लिखें तो A1²/A2² लिख सकते हैं 9/4. तो इसके अकॉर्डिंग मेरा A1/A2 जो आएगा दैट विल बिकम 3/2. ठीक है जी. अब A मैक्सिमम इंटेंसिटी, ठीक है, मैक्सिमम जो है वो आ जाएगी आपकी A1 + A2, और मिनिमम जो आएगी वो आएगी A1 - A2. ठीक है, तो A1 + A2 आपका 5 आ गया और A1 - A2 आ गया 1. ठीक है, तो I max अगर की बात करें I max/I min, तो दैट विल बिकम्स A max² जो कि 5 है डिवाइडेड बाय A min² जो कि 1 है. ठीक है, तो ये आपका आ गया 25:1. तो ऑप्शन ए बिकम्स द राइट चॉइस फॉर क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. इन द फ्राउनहोफर डाइफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ अ सिंगल स्लिट is formed in the focal plane of lens of focal length 1 meter. Focal length 1 meter दे दिया. The width of the slit is 0.3 mm. If the third minimum is formed at a distance of 5 mm from the central maxima, then the wavelength of light will be. ठीक है, तो थर्ड मिनिमा जो बन रहा है वो 5 mm पर बन रहा है. ठीक है, तो अब आपको वेवलेंथ ऑफ द लाइट बताना है. जो वेवलेंथ ऑफ द लाइट है वो आपको बताना है. ठीक है जी. फॉर द nth मिनिमा हम क्या लिख सकते हैं, nth मिनिमा के लिए A sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा. ये हमारा होता है A sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा. अब इसको लिखेंगे A इज इक्वल टू A इंटू y/d. ठीक है, साइन थीटा अगर मैं ड्रॉ करके आपको बताऊं तो ये आपकी स्क्रीन होगी. ठीक है, ये स्लिट है. स्लिट विड्थ आपको दी है 0.3 mm. उसके बाद ये डिस्टेंस ये 1 मीटर दे रखा है आपको. ठीक है, किसी थीटा पर यहाँ पे जाके स्क्रीन पर बन रहा है थर्ड मिनिमा आपका. तो y इज इक्वल टू इसकी विड्थ है आपकी 5 mm और ये थीटा है. ठीक है, तो यहाँ से थीटा को मैं लिख सकता हूँ y/d. ठीक है, तो अभी लिखेंगे A इंटू y/d इज इक्वल टू 3 लैम्डा, 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा. ठीक है, तो यहाँ से लैम्डा विल बिकम्स AY/3d. अभी वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं. A इज गिवन एज 0.3 इंटू 10⁻³ इंटू y इज गिवन एज y कितना दिया है 5. ठीक है, तो 5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 3 इंटू d इज गिवन एज 1 मीटर. तो अब इसको लैम्डा को सॉल्व करेंगे तो लैम्डा आपका आ जाएगा 5000 एंगस्ट्रॉम. ठीक है, 5000 एंगस्ट्रॉम. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट चॉइस फॉर क्वेश्चन नंबर 6 ऑल्सो. क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. इफ येलो लाइट एमिटेड बाय सोडियम लैम्प इन YDSE इज रिप्लेस्ड बाय अ मोनोक्रोमेटिक ब्लू लाइट ऑफ द सेम इंटेंसिटी. ठीक है, तो अब उस केस में क्या होगा. तो फ्रिंज विड्थ के बारे में डिस्कशन है. तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला एक बार लिखते हैं. बीटा इज इक्वल टू लैम्डा d/d. तो बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा. ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अगर ब्लू लाइट को रिप्लेस किया जाए तो वेवलेंथ ऑफ ब्लू लाइट इज लेस देन वेवलेंथ ऑफ येलो लाइट. ये हमें पता है. तो जैसे ही ब्लू लाइट से रिप्लेस होगा तो क्या होगा, फिर फ्रिंज विड्थ विल बिकम डिक्रीज्ड, क्योंकि फ्रिंज विड्थ आपका लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो फिर क्या होगा, उससे आपका फ्रिंज विड्थ विल बी डिक्रीज. तो फ्रिंज की जो विड्थ है वो कम हो जाएगी व्हेन यू रिप्लेस द लाइट विद अ ब्लू लाइट. क्वेश्चन नंबर 8. द टेंजेंट ऑफ पोलराइजिंग एंगल अकॉर्डिंग टू ब्रूस्टर्स लॉ इज न्यूमेरिकली इक्वल टू. ठीक है, टेंजेंट ऑफ पोलराइजिंग लाइट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू. तो ब्रूस्टर्स लॉ क्या बोलता है, टेंजेंट ऑफ पोलराइजिंग एंगल इज इक्वल टू म्यू. ठीक है, तो यहाँ पे म्यू है. तो म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2. तो मीडियम 2 का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो होता है म्यू. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 के बराबर हो जाएगा. तो ऑप्शन बी इज द राइट चॉइस. क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं. इन YDSE 50 fringes are observed in the central view zone with light of wavelength 4000 angstrom. The number of fringes that will be observed in the same view zone with the light of wavelength 5000 angstrom. तो 5000 angstrom होगा तो फ्रिंज विड्थ बढ़ जाएगी क्योंकि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. तो लेस नंबर ऑफ फ्रिंजेस विल बी अकोमोडेटेड इन दैट व्यू जोन. तो फिर क्या करेंगे, इसका सिंपल सा रिलेशन है, हम लगा देते हैं. मान लो N1 फ्रिंजेस थे जब लैम्डा 1 था और d/d सेम रहेगा बिकॉज एपरेटस इज सेम, स्क्रीन का दूरी भी सेम है और सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज ऑल्सो सेम. और दूसरा वेवलेंथ पे मान लो N2 है, लैम्डा 2 वेवलेंथ पे N2
फ्रिंजेस आर एकोमोडेटेड। तो यहाँ से d बाई डी तो दोनों साइड कैंसिल हो जाएंगे, तो n1 लैम्डा 1 शुड बी इक्वल टू n2 लैम्डा 2। और नंबर ऑफ फ्रिंजेस 50 हैं जब हमारा वेवलेंथ था 4000 एंगस्ट्रॉम, तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस बताने हैं जब वेवलेंथ हो जाएगा 5000 एंगस्ट्रॉम। तो इसके अकॉर्डिंग n2 विल बिकम 550 इंटू 4000 डिवाइडेड बाय 5000। तो ये हमारा क्या आ जाएगा बच्चे, दिस विल बिकम 40। तो 40 आएगा, तो हमारा व्हाट विल बी द राइट चॉइस, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन डी बिकम्स द राइट आंसर। 10th क्वेश्चन देखते हैं। A single slit of width A is illuminated by monochromatic light of wavelength 600 millimeter, ये नैनोमीटर आएगा बच्चे, दिस इज 600 नैनोमीटर। द वैल्यू ऑफ A from which first minimum appears at theta is equal to 30 on the screen will be, ठीक है, वैल्यू ऑफ A for which first minimum appears at theta equals to 30 डिग्री, ठीक है। तो हम वैल्यूज लिख लेते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू 600 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर, और फॉर फर्स्ट मिनिमा तो हम फॉर्मूला लगाएंगे ए साइन थीटा, ये तो हम वाई डी एस के लगा ही सकते हैं, इज इक्वल टू लैम्डा। और वैल्यू ऑफ ए बताना है, ए और साइन ऑफ 30 डिग्री पर इज इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा इज गिवन एज 600 नैनोमीटर। तो यहाँ से ए बिकम्स साइन 30 क्या हो जाएगा 1/2, तो इधर 2 इंटू 600 10⁻⁹, तो ये आपका आ गया 1200 इंटू 10⁻⁹। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं, मीटर्स में आया ये हमारा, तो इससे हमारा जो आंसर आएगा इसको हम कर सकते हैं 1.2 इंटू 10⁻⁶ मीटर्स, तो 1.2 माइक्रोमीटर बिकम्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन बी इज द राइट चॉइस फॉर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। द एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एंड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इज, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन और प्लेन ऑफ पोलराइजेशन के बीच में एंगल क्या रहता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑप्शन ए 90 डिग्री हमेशा रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, द सुपरपोजिशन ऑफ वेव कैन रिजल्ट इन, सुपरपोजिशन ऑफ वेव कैन रिजल्ट इन, सुपरपोजिशन कब होता है, वाईडीएससी में एक वेव दूसरे पे सुपर इम्पोज ही तो करती है, तो उससे इंटरफेरेंस पैटर्न आपको नजर आता है, तो इंटरफेरेंस इज ऑब्जर्व्ड ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 13, for the setup shown in the figure, the distance between slits much smaller as compared to the distance of slit from the screen, the total number of minimas on the screen are, ठीक है। तो आपको दे दिया d इज इक्वल टू 4 लैम्डा, d इज इक्वल टू 4 लैम्डा आपको दिया है। तो अब आप इसको सॉल्व करते टाइम ये कर सकते हो कि पाथ डिफरेंस जो हमारा होता है फॉर मिनिमा पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू n + 1/2 इंटू लैम्डा, ठीक है। अब जो आपका पाथ डिफरेंस है ना, वो दैट शुड बी लेस देन 4 लैम्डा, तो 4 लैम्डा से कम होना चाहिए। तो इसके अंदर अगर हम n की वैल्यू 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, तो फिर हमें जो वैल्यूज़ मिलेगी n = 0 पे मिलेगा λ/2 प्लस माइनस, ठीक है। फिर 2 रखेंगे तो 3/2 लैम्डा, फिर 5/2 लैम्डा, और फिर फाइनली क्या मिलेगा 7/2 लैम्डा। अब इससे ज़्यादा जाएंगे तो आपका 9/2 आएगा, 9/2 4 लैम्डा से ग्रेटर हो जाता है, तो वो अकोमोडेट नहीं होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास कितने हो गए 2 + 2 + 2 + 2, तो हमारे पास कितनी वो हो गई मिनिमाज, नंबर ऑफ मिनिमाज कितने आ गए 8 मिनिमाज विल बी ऑब्जर्व। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। सनलाइट इज पास्ड थ्रू ए पोलराइजर, now the polarizer is rotated through 360 degree. If the light passing through the polarizer is observed, then throughout the process its intensity. तो 360 डिग्री रोटेशन में क्या होता है, एक बार लाइट का जो पोलराइजर के बाद जो इंटेंसिटी आ रही है वो एक बार मिनिमम होगी, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम। तो एक 360 रोटेशन में 2 बार आपका लाइट ब्लॉक हो जाएगी और 2 बार मैक्सिमा और मिनिमा को हिट करेगी। तो वेरिएशन बिटवीन मैक्सिमा टू मिनिमा इज ट्वाइस इन 1 सिंगल रोटेशन। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 15th का देखते हैं। अपीयरेंस ऑफ कलर्स ऑन द सोप फिल्म इज ड्यू टू, तो सोप फिल्म पर जो होता है अपीयरेंस ऑफ कलर्स ऑन सोप फिल्म, तो आपको ऐसे कलर पे फिल्म दिखती है सोप की, जो दैट इज ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको आप याद रख सकते हैं। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की वजह से आपको ऐसा ऑब्जर्व होता है। 2 इनकोरेंट वेव्स ऑफ इंटेंसिटीज I0 and 4I0 सुपर इम्पोज एट ए प्लेस, व्हाट इज द
रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो अगर कोहेरेंट होती तो आपको वो फ्रिंज पैटर्न नजर आता, ठीक है, बट ये इनकोहेरेंट है और उसके बाद भी कहीं ना कहीं अगर सुपर इम्पोज हो रही है तो इनकी जो इंटेंसिटी है, नेट इंटेंसिटी, दैट विल सिंपली एड अप। तो आई नोट प्लस 4 आई नोट, इसको कैसे समझ सकते हैं, मान लो आपके पास 2 टॉर्च है, ठीक है, दोनों की अलग अलग वेवलेंथ, एक आपने जलाई दूसरी उसके ऊपर जला दी, तो दोनों की इंटेंसिटी सिंपली एड अप हो जाएगी। तो नेट इंटेंसिटी बिकम्स 5 टाइम्स ऑफ आई नोट। तो ऑप्शन बी बिकम्स द राइट चॉइस फॉर क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इन YDSC एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन बीम इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ लाइट which was accelerated through some potential difference. If accelerating potential difference is made 4 times, तो accelerating potential को 4 times कर दिया तो width of the fringe पे क्या इफेक्ट आएगा, ये आपको बताना है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए हम लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई, ये रिलेशन आपको पढ़ाया होगा, इज इक्वल टू √2m तो v आपका एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है, इज द इलेक्ट्रॉन, और h अपॉन √2m ये फॉर्मूला है, ठीक है। हमें बीटा फ्रिंज विड्थ का पता है, लैम्डा डी बाई डी है YDSC से, तो लैम्डा इज इक्वल टू बीटा डी बाई कैपिटल डी, ठीक है जी। अब हम क्या कर सकते हैं इसको, दिस मीन्स कि इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, राइट। तो यहाँ से लिखेंगे कि बीटा इंटू डी बाई कैपिटल डी इज इक्वल टू एच अपॉन √2m EV, ठीक है। तो यहाँ से मुझे पता चल गया इम्प्लाइज फ्रिंज विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन √v। तो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के 1 अपॉन √v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बीटा, ठीक है। अगर v को 4 टाइम्स कर दिया जाए, अब v बिकम्स 4 टाइम्स, तो बीटा डैश विल बिकम 1 अपॉन √4v, तो दैट मीन्स इट बिकम्स 1/2 ऑफ एक्चुअल फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ विल बिकम 1/2 ऑफ द इनिशियल वैल्यू, तो इट बिकम्स 1/2 टाइम्स। तो ऑप्शन सी इज द राइट चॉइस फॉर क्वेश्चन नंबर 17। 18th देखते हैं। इन ए YDSC experiment, slits are separated by 0.5 mm and the screen is placed 150 cm away. The beam of light consisting of two wavelengths 650 nanometer and 520 nanometer is used to obtain interference fringe on the screen. The least distance from the common central maxima to the point where the bright fringe due to both the wavelength coincide is. तो आपको सेंट्रल मैक्सिमा से डिस्टेंस बताना है जहाँ पर ब्राइट फ्रिंजेस ड्यू टू बोथ द वेवलेंथ कोइंसाइड, तो दोनों वेवलेंथ की वजह से, अब ये दोनों अलग अलग वेवलेंथ हैं तो इनकी वजह से कहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा से ब्राइट फ्रिंज बनेगा उसका डिस्टेंस आपको बताना है। तो गिवन डेटा जो है वो डी दिया हुआ है आपको, कितना दिया है 0.5 mm और स्क्रीन का डिस्टेंस दिया है 150 सेंटीमीटर। यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखो n1 λ1 अभी बताया था, n1 λ1 n2 λ2 के बराबर, d बाई डी सेम रहता है, तो n1 बाई n2 अगर हम देखें तो दैट बिकम्स λ2 बाई λ1, और λ2 आपको दिया है 520 नैनोमीटर, λ1 दे रखा है 650 नैनोमीटर, तो ये आपका आ गया 4:5, ठीक है। अब 650 जो है उसमें फोर्थ ब्राइट फ्रिंज और फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज, 520 का फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज कोइंसाइड करेगा, 650 का फोर्थ ऑफ 650 नैनोमीटर और फिफ्थ फ्रिंज ऑफ 520 नैनोमीटर, ये कोइंसाइड करेंगे दोनों के ब्राइट फ्रिंजेस, ठीक है। 650 का फोर्थ आएगा और 520 का फिफ्थ फ्रिंज आएगा, ठीक है जी। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं, किसी को भी एक को पिक कर लेते हैं, तो मैं x इज इक्वल टू 650 ले लेता हूँ, ठीक है। कौन सा फ्रिंज बन रहा है 650 वाला, फोर्थ ब्राइट फ्रिंज, तो 4 इंटू n इंटू लैम्डा डी, लैम्डा आपको दे रखा है 650 लेना पड़ेगा अभी, 650 इंटू 10⁻⁹ इंटू n लैम्डा डी, डी इज गिवन एज 0.5 इंटू 10⁻, कैपिटल डी आएगा ऊपर, सॉरी, ठीक है, n लैम्डा डी बाई डी, तो दिस इज 150 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई डी, दैट इज 0.5 इंटू 10⁻⁻3। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा दैट इज 7.8 mm। 7.8 mm पर आपका जाकर दोनों ब्राइट फ्रिंजेस कोइंसाइड करेंगे। अब ये कोइंसाइड, इसको आप दूसरे से भी निकाल सकते थे, 5 इंटू 520 और इंटू 150 डिवाइडेड बाई 0.5, तो उससे भी आपका 7.8 ही आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, द फिनोमिना ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट इंडिकेट्स दैट, पोलराइजेशन क्या इंडिकेट करता है कि लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव है लाइट, ठीक है, ताकि उसका कुछ पार्ट कट ऑफ हो सकता है, ट्रांसवर्स वेव में ओसिलेशन उसका कट ऑफ हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
20th देखते हैं, अनपोलराइज लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ पोलराइड then it passes through an analyzer which is having its axis angle 45 degree with the polaroid, final intensity will be, तो आपको फाइनल इंटेंसिटी बताना है। तो पहले पोलराइड से पास होगा, मान लो इसकी इनिशियल इंटेंसिटी आई नॉट मान लेते हैं। पोलराइड से पास होने के बाद आफ्टर पोलराइड इंटेंसिटी बिकम्स हाफ, आई नॉट बाई 2 हो गया, ठीक है। अब ये जाएगी आपकी ये इंटेंसिटी किसमें, एनालाइजर में। तो एनालाइजर की इंटेंसिटी मान लो आई नॉट मान लेते हैं, तो उसको क्या मिलेगा, इनिशियल इंटेंसिटी इंटू कोस स्क्वायर ऑफ साइन, जो इनके बीच में है साइन थीटा, ठीक है। तो डेट बिकम्स आई नॉट बाई 2 कोस स्क्वायर 45 इज गिवन, 45 डिग्री आपको एंगल दे रखा है, तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो दैट बिकम्स आई नॉट बाई 2 और कोस 45 क्या होता है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर, तो दैट बिकम्स इंटेंसिटी बिकम्स आई नॉट बाई 4। तो आपकी फाइनल इंटेंसिटी जो होगी वो आई नॉट बाई 4 हो जाएगी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21, टू कोहेरेंट सोर्सेज ईच एमिटिंग लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट इंटरफेयर इन द मीडियम एट अ पॉइंट वेयर फेज डिफरेंस बिटवीन दैम इज 2π/3, ठीक है। द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट इज, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी, टू कोहेरेंट सोर्सेज हैं, ईच ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, आई इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ आई नॉट कोस स्क्वायर 5/2, ठीक है। तो दैट इज 4 आई नॉट इंटू कोस स्क्वायर 5/2, 5/2 की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, 5/2 की वैल्यू रखते हैं, 5/5 इज गिवन एज 2π/3, तो 5/2 बिकम्स π/3, π/3 मतलब 60, cos 60 इज √3/2, तो दैट बिकम्स cos 60 is 1/2, सॉरी, cos 60 is 1/2, तो 4 टाइम्स आई नॉट इंटू 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू आई, तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू इनिशियल इंटेंसिटी आई नॉट, ठीक है। तो दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 22, इन YDSC इफ द स्लिट आर ऑफ अनइक्वल विड्थ, अगर अनइक्वल विड्थ के होंगे तो क्या होगा, स्लिट अनइक्वल विड्थ के होंगे तो आपको क्या मिलता है, ये आपने थ्योरी में पढ़ा होगा कि मिनिमा जो है, मिनिमम जो होगा, मिनिमा बनेगा वो नॉन जीरो इंटेंसिटी का बनेगा, क्योंकि उसमें परफेक्ट इंटरफेरेंस नहीं हो पाएगा ना, कैंसिल आउट नहीं हो पाएंगे, तो कुछ इंटेंसिटी बच जाएगी। तो अनइक्वल विड्थ के अगर स्लिट्स हैं तो एक से इंटेंसिटी ज़्यादा आ रही है, एक से कम आ रही है, तो जिससे कम आ रही है वो कैंसिल आउट कर नहीं पाएगी दूसरे वाले को, ठीक है। तो जो मिनिमा है वो डार्कर, बिल्कुल परफेक्ट ब्लैक मिनिमा आपको नहीं मिलेगा, तो द पोजीशन ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी विल नॉट बी कंप्लीटली डार्क, है ना। तो अनइक्वल विड्थ में क्या होगा कि कैंसिल आउट एक दूसरे को प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे, तो अनइक्वल विड्थ की वजह से परफेक्ट ब्लैक आपको मिनिमा नहीं मिलेगा, देयर विल बी सम इंटेंसिटी एट द प्लेस ऑफ मिनिमा। क्वेश्चन नंबर 23, इन एन इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट फेज डिफरेंस फॉर पॉइंट्स वेयर इंटेंसिटी इज मिनिमम इज, तो फेज डिफरेंस आपको बताना है जहाँ पर इंटेंसिटी इज मिनिमम होगा। यहाँ से आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि फेज डिफरेंस क्या होता है, भाई आपको पता है 2n-1, ठीक है, 2n-1 पाई, ये मिनिमा के लिए वैल्यू 2n-1 के प्रोपोर्शनल होती है। क्वेश्चन नंबर 24, वेव्स एमिटेड बाय टू आइडेंटिकल सोर्सेज प्रोड्यूस इंटेंसिटी ऑफ k यूनिट्स at a point on the screen where path difference between these waves is lambda, calculate the intensity at that point on the screen at which path difference is λ/3, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, कैलकुलेट द इंटेंसिटी एट द पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस इज λ/3, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल यूज द गिवन वैल्यूज। आपको क्या क्या दे रखा है, आइडेंटिकल सोर्सेज प्रोड्यूस इंटेंसिटी ऑफ द सोर्सेज k यूनिट्स। तो पहले तो कन्वर्ट करते हैं, जो पाथ डिफरेंस दे रखा है उसको फेज डिफरेंस में, ठीक है। वी नो दैट कि फेज डिफरेंस क्या होता है बच्चे, फाई इज इक्वल टू 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। तो अब पाथ डिफरेंस एक का तो हम मान लेंगे कितना 2π, और दूसरे का पाथ डिफरेंस हम, एक का पाथ डिफरेंस λ और दूसरे का दे रखा है हमें λ/3, ठीक है। तो हम कैलकुलेट करते हैं, एक का λ दूसरे का λ/3, तो वैल्यूज रखेंगे बेटा। तो पहले φ1 निकालता हूँ, φ1 इज इक्वल टू 2π/λ इंटू λ ले लेते हैं तो ये आपका आ गया 2π, और φ2 दूसरे सोर्स का वो आ गया 2π/λ इंटू λ/3, तो ये आपका आ गया कैंसिल आउट होकर ये आपका आएगा λ से λ 2π/3,
ठीक है, A2π/3 आपका पार्ट डिफरेंस आ गया, ठीक है, फेज डिफरेंस। अब मैं क्या करता हूँ, इंटेंसिटी आई नो की इंटेंसिटी जो होती है वो आएगी I1 + I2 + 2√I1I2 एंड कोस ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन द सोर्सेज, ठीक है। तो ये आ गया। अब कैलकुलेट करते हैं I1 एंड I2 करस्पॉन्डिंग टू φ1 एंड φ2, ठीक है जी। तो पहले कैलकुलेट करते हैं I1, ठीक है, I1 डैश बोल देते हैं इसको। तो I1 इज दोनों का सेम ही सोर्स है तो I0 मान लेते हैं। तो फॉर्मूला इस फॉर्मूला को रिवाइज कर लेते हैं एक बार, फिर I1 I2 ले लेंगे। दोनों का सोर्सेज का इंटेंसिटी सेम है तो हम लेंगे I = I0 + I0 + 2√I0 एंड कोस ऑफ फाई, ठीक है। तो φ1 के करस्पॉन्डिंग I1 आ जाएगा, φ2 के करस्पॉन्डिंग I2। तो 2I0 + 2I0 इंटू कोस ऑफ 2π। कोस ऑफ 2π क्या होगा बच्चे, कोस ऑफ 2π विल बी 1। तो ये आपका आ गया 4I0 एंड I2 जो है दैट विल बी 2I0 + 2I0 इंटू कोस ऑफ 2π/3। 2π/3 मतलब 360 डिवाइडेड बाई 3, तो आपका आ गया कोस 120, ठीक है। तो ये 120 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो I2 आपका वैल्यू जो मिलेगी वो -1/2 होगा। तो 2I0 इंटू 2I0 इंटू -1/2, तो आपका इंटेंसिटी आ गया I0, ठीक है। तो या इसका मतलब हुआ I2 = I1/4। तो दैट इज़ K टाइम्स दे रखा था, ठीक है। इम्प्लाइज K = जो इंटेंसिटी है फर्स्ट वाले की K दे रखी थी, तो ये आपकी K/4 इंटेंसिटी आ गई ना, 1/4। तो K/4 इज़ द राइट आंसर। तो 24 क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। टू पोलराइड आर ओरिएंटेड विद देयर प्लेन्स परपेंडिकुलर टू आइडेंटिकल लाइट एंड transmission axis making an angle 30 degree with each other. What fraction of incident unpolarized light is transmitted? तो कितना परसेंटेज है, कितना फ्रैक्शन है जो अनपोलराइज लाइट का, इनिशियल अनपोलराइज लाइट का जो पास करेगा। तो फर्स्ट पोलराइड से पास होने वाली लाइट उसको मान लो I1 है, वो इनिशियल इंटेंसिटी का 1/2 हो जाएगी। फिर I2 जो सेकेंड पोलराइड से जाएगी दैट विल बी इंटेंसिटी कमिंग फ्रॉम फर्स्ट पोलराइड इंटू कोस ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू। तो एंगल आपको 30 डिग्री दे रखा है, तो दिस बिकम्स I0/2 इंटू कोस 30 आपका क्या होता है, √3/2। तो √3/2 का स्क्वायर, दिस बिकम्स 3I0/8। 3I0/8। तो 3I0/8 इसका मतलब हुआ कि ये आपका कितना होगा, 3/8 इज I2 इज 3/8। तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 37.5%, ठीक है। 4 होता तो 50 से थोड़ा सा नीचे, तो आपकी वैल्यू कितनी है, 37.5%। क्वेश्चन नंबर 26। इन ए YDSC एक्सपेरिमेंट व्हेन 2 लाइट रेज मेक्स थर्ड मिनिमा देन दे हैव, ठीक है, मेक थर्ड मिनिमा। व्हेन 2 लाइट रेज मेक थर्ड मिनिमा, तो दे हैव, इनका आपको फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना है। देन वी हैव टू टेक द करेक्ट चॉइस, ठीक है। फॉर मिनिमा हमें पता है कि पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू 2n-1 इंटू λ/2 ये होता है, ठीक है। तो फॉर n इज इक्वल टू 3 अगर हम बात करें तो पार्ट डिफरेंस हमारा क्या आ जाएगा, 6-1 तो 5 λ/2। तो पाथ डिफरेंस 5 λ/2 आना चाहिए, ओके। और फेज डिफरेंस की बात करें तो हमारा 2π/λ इंटू 5 λ/2 जो हमारा पार्ट डिफरेंस अभी आया, तो इसको कैलकुलेट करते हैं तो 5π। तो मैच करते हैं, फेज डिफरेंस 5π नहीं है, ये गलत है, ये 5π/2 ये भी गलत है, पाथ डिफरेंस 3 λ भी गलत है। तो ऑप्शन डी बिकम्स द राइट चॉइस कि पाथ डिफरेंस हमारा 5 λ/2 है जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 26। 27 देखते हैं। इन इंटरफेरेंस ऑल द फ्रिंजेस आर ऑफ सेम विड्थ। तो ये सही बात है, इंटरफेरेंस में सभी की सभी फ्रिंजेस सेम विड्थ की होंगी। क्वेश्चन नंबर और स्टेटमेंट 2, इन इंटरफेरेंस फ्रिंज विड्थ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ द फ्रिंज। फ्रिंज विड्थ जो है इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ द फ्रिंज है, ठीक है जी। तो स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 2, क्योंकि फ्रिंज विड्थ जो है पोजीशन ऑफ द फ्रिंज पे डिपेंड नहीं करता, फ्रिंजेस सभी की सभी फ्रिंजेस सेम विड्थ की बनेंगी, तो इसलिए चॉइस ए इज़ द राइट आंसर।
अकॉर्डिंग टू हियंस थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स फॉलोइंग कैन बी एक्सप्लेन्ड। तो क्या एक्सप्लेनेशन मिलता है आपको? प्रोपोगेशन ऑफ लाइट इन ए मीडियम, यस। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यस। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यस। तो हमें तीनों के तीनों एक्सप्लेनेशन मिलते हैं हियंस थ्योरी से, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, लाइट अपीयर्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन बिकॉज। तो लाइट जैसे वैसे तो वेव पैटर्न होता है, वेव होती है, अभी हमने प्रूव किया इंटरफेरेंस पैटर्न से, लेकिन हमें स्ट्रेट लाइन में चलती हुई क्यों नजर आती है? बिकॉज द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज वेरी स्मॉल। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट जो हमारी विजिबल लाइट है उसकी वेवलेंथ बहुत स्मॉल होती है, 4000 एंगस्ट्रॉम के आसपास। तो दैट मीन्स वेवलेंथ ऑफ लाइट इज वेरी स्मॉल, दैट्स वाई लाइट अपीयर्स टू बी ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन नंबर 30, इन ह्यूजेंस वेव थ्योरी द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड। तो सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन को क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट, है ना। तो वेव फ्रंट बोलते हैं। तो एक सिंगल वेव फ्रंट जैसे निकला तो ये वेव फ्रंट ऐसे होता है ना, तो जो सेम फेज में उनको वेव फ्रंट्स बोलते हैं। चलिए, ऐसी डबल स्लिट में ये वेव फ्रंट्स ही वो करते हैं कोइंसाइड, है ना, इंटरफेयर करते हैं, तो दीज आर वेव फ्रंट्स। क्वेश्चन नंबर 31, द एंगुलर साइज ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा ड्यू टू अ सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन इज। तो सेंट्रल मैक्सिमा का एंगुलर साइज ड्यू टू सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन वो क्या आएगा? दैट इज सेंट्रल मैक्सिमा। तो मैक्सिमा के लिए हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए, ठीक है। तो आपका क्या होगा? प्लस माइनस लैम्डा बाई ए होगा, तो प्लस और माइनस, तो एक माइनस साइन में और दूसरा प्लस साइड में, तो टोटल कितना आ गया? डेल्टा थीटा, वो आपका 2 लैम्डा बाई ए। तो 2 लैम्डा बाई ए, एक नेगेटिव साइड में लैम्डा बाई ए, दूसरा पॉजिटिव में, तो दोनों ऐड कर दो, 2 लैम्डा बाई ए। क्वेश्चन नंबर 32, इन सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट द विड्थ ऑफ द स्लिट इज रिड्यूस्ड देन द लीनियर विड्थ ऑफ द प्रिंसिपल मैक्सिमा। अगर स्लिट की विड्थ को रिड्यूस कर दिया जाए तो लीनियर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा पे क्या होगा? तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, क्या होता है? विड्थ ऑफ द स्लिट, प्रिंसिपल मैक्सिमा की विड्थ हम लिखें तो 2 लैम्डा डी बाई डी होगा। तो अगर आप क्या कर रहे हो? डी को डिक्रीज कर रहे हो, डी डिक्रीज होगा तो विड्थ जो है फ्रिंज विड्थ वो बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? इंक्रीज बट विद लेस ब्राइटनेस, है ना। तो इट इंक्रीजेज बट विद लेस ब्राइटनेस। क्वेश्चन नंबर 33, इन सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन पैटर्न, सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन पैटर्न में कौन सा स्टेटमेंट सही है? सेंट्रल फ्रिंज हैज़ अ negligible width than the others, all fringes are of small width, central fringe do not exist, ठीक है। तो इनमें से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं लग रही है। ऑल फ्रिंजेस आर ऑफ सेम विड्थ, सिंगल स्लिट में सेम विड्थ नहीं होती है। सेंट्रल मैक्सिमा इज नेग्लिजिबल विड्थ, ये भी गलत है। सेंट्रल मैक्सिमा डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी गलत है। तो इनमें से नन ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, critical angle of a certain medium is sin inverse 0.6, the polarizing angle of that medium is। तो आपको क्रिटिकल एंगल दे रखा है, ये क्या दिया है? साइन इनवर्स 0.6, ठीक है जी। अब आपको यहाँ से क्या लिख सकते हो? साइन ऑफ c इज इक्वल टू 0.6, और पोलराइजिंग एंगल आपको कैलकुलेट करना है। तो पोलराइजिंग एंगल कैसे होता है? म्यू इज इक्वल टू 1 बाई साइन सी होगा। तो यहाँ से पहले म्यू निकाल लेते हैं, 1 बाई 0.6 जो आपका आएगा 1.667, ठीक है। अब पोलराइजिंग एंगल क्या होता है? tan इनवर्स ऑफ म्यू, तो ये आपका हो गया tan इनवर्स म्यू, अभी कैलकुलेट किया रिफ्रैक्टिव आपने 1.166। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। ए लाइट वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 × 10⁻14 हर्ट्ज, find the difference in its wavelength in alcohol of refractive index 1.35 and a glass of refractive index 1.5। तो लाइट वेव है, हैज़ अ फ्रीक्वेंसी, आपको फ्रीक्वेंसी दे दिया तो आप यहाँ से वेवलेंथ निकाल सकते हो। तो लैम्डा इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, तो 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 5 × 10⁻14, ये आपका आएगा 300 डिवाइडेड बाय 5, तो 6 × 10⁻6 माइनस 14, 10⁻6 माइनस 10⁻7 माइनस 14, तो -7, ठीक है। 60 डिवाइडेड बाय 5, ओके जी। 30 डिवाइडेड बाय 5 हमने एक पावर यूज़ कर लिया, तो 6 × 10⁻⁻7 मीटर इज़ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। अब आपको पूछा है फाइंड द डिफरेंस इन द इट्स वेवलेंथ। तो डिफरेंस इन वेवलेंथ, तो एल्कोहल में जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी? वेवलेंथ इन एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अल्कोहल जो आपको दे रखा है।
तो दैट इज 6 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एल्कोहल इज़ 1.35, तो ये आपका आएगा 4445 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट करना आप। लैम्डा इन ग्लास इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन एज 1.5, तो यहाँ से कैलकुलेट करने पर आपको 4000 एंगस्ट्रॉम नज़र आएगा। तो डिफरेंस इन द वेवलेंथ आपका क्या आएगा, डिफरेंस विल बी, यानी कि डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू 445 एंगस्ट्रॉम। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। इन द इंटरफेरेंस फ्रिंज पैटर्न फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, एनर्जी कंजर्व होता है। क्वेश्चन नंबर 37, इन YDSC इज परफॉर्म्ड इन वाइट लाइट देन द सेंट्रल फ्रिंज क्या होगी, वाइट ही होगी। ये चीज़ आप याद रख लो, दोनों में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो दोनों वाइट लाइट ही प्रोड्यूस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज 1/4 ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी, एंगुलर पोजिशन ऑफ दिस पॉइंट इज, तो आपको एंगुलर पोजिशन इस पॉइंट का कैलकुलेट करना है। तो हमें इंटेंसिटी दे रखी है, इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द इनिशियल इंटेंसिटी, ठीक है जी, जो कि हम लिख सकते हैं I0 कोस स्क्वायर डेल्टा बाई 2 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से कोस स्क्वायर डेल्टा बाई 2 हमारा कितना आ जाएगा, 1/4, कोस स्क्वायर डेल्टा बाई 2 इज इक्वल टू 1/4। तो यहाँ से कोस डेल्टा बाई 2 बोल सकते हैं, दैट इज़ 1/2 इम्प्लाइज डेल्टा बाई 2 इज इक्वल टू कोस 60 होता है तो π/3 आ गया हमारा, राइट। तो यहाँ से डेल्टा बिकम्स 2π/3, राइट। अब हम क्या करेंगे, 2π/3 हमारा फेज डिफरेंस था, तो 2π/3 को हम इक्वेट कर देंगे 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, ठीक है। तो डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस आ गया, और डेल्टा एक्स यहाँ से निकाल सकते हैं, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू λ/3, ठीक है जी। अब फॉर्मूला यूज़ करेंगे d साइन थीटा इज इक्वल टू पार्ट डिफरेंस, तो d साइन थीटा इज इक्वल टू λ/3, और यहाँ से थीटा बिकम्स साइन इनवर्स λ/3d, तो वही आपको कैलकुलेट करना था, एंगुलर पोजीशन ऑफ द पॉइंट। तो थीटा आपको निकाल लिया, साइन इनवर्स λ/3d, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। द वेव फ्रंट्स ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंट सोर्स ऑफ अननोन शेप आर नियरली, डिस्टेंट सोर्स से आने वाले किस शेप के होंगे, प्लेनर शेप के होंगे, ठीक है, डिस्टेंट सोर्स से प्लेन शेप के होंगे वेव फ्रंट्स, क्योंकि बहुत दूर तक जाएगा। अगर मान लो एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ तो ये बहुत दूर तक जाएगा, तो इसका रेडियस बढ़ता जाएगा। जैसे आप बढ़ोगे तो फिर एक पर्टिकुलर एरिया पे अगर आप फोकस करोगे एक जगह पर, तो ये आपको एक प्लेनर नज़र आने लगेंगे, अगला दूसरा भी यहाँ प्लेनर, ठीक है। तो दे आर प्लेनर इन नेचर, प्लेन। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना सपोर्ट्स द वेव थ्योरी ऑफ लाइट, तो वेव थ्योरी को कौन कौन सपोर्ट करता है, स्कैटरिंग करता है, इंटरफेरेंस करता है, डाइफ्रेक्शन करता है, और ये वेलोसिटी ऑफ डेंसर मीडियम ये नहीं करता है। तो 1, 2 एंड 3 ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, तो यही लास्ट क्वेश्चन था। होपफुली आपको सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे, सॉल्यूशन समझ आया होगा। अगर डाउट्स बचते हैं तो यू कैन ऑलवेज कनेक्ट ऑन डाउट्स ग्रुप, ठीक है बेटा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।